तो पिछले क्लास में हम लोगों ने केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर शुरू किया था बेटा। तो आज इस चैप्टर का दूसरा क्लास है। पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था, तो मैंने आपको बताया था कि केमिकल काइनेटिक्स का मतलब क्या होता है। काइनेटिक्स का मतलब होता है रेट के ऊपर स्टडी करना, रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर स्टडी करना। गौर सुनेगा, पिछले क्लास में हम लोगों ने रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर स्टडी करना शुरू किया था। मतलब मैंने पहले आपको क्या बताया कि रेट क्या होता है, रेट को डिफाइन कैसे करते हैं। रेट दो तरह के होते हैं, क्या क्या था बेटा, वो एवरेज रेट और दूसरा क्या था, इंस्टेंटेनियस, जिसमें हम लोग को मालूम चला कि हमको एवरेज रेट पढ़ना होता है। फिर मैंने एवरेज रेट निकालने का फॉर्मूला बताया बेटा। तो एवरेज रेट निकालने का फॉर्मूला होता है रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में लेंगे तो ये फॉर्मूला होता है। जब भी आप रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं तो सामने पहले से क्या रहता है बेटा, नेगेटिव साइन। तो जब भी आप रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में निकालते हैं तो हम यहां पहले से ही नेगेटिव साइन लेके चलते हैं ताकि बाद में हमारा आंसर क्या आ जाए, पॉजिटिव आ जाए। सबको याद है बात। अब आज के क्लास में क्या बात करेंगे, याद रखिए पिछले क्लास में जो मैंने बताया था उससे बहुत कम क्वेश्चन आते हैं। आज जो पढ़ेंगे इससे भी बहुत कम क्वेश्चन आता है। मतलब जब तीसरा क्लास शुरू होगा हमारा, वहां से इस चैप्टर का मेन टॉपिक शुरू होगा। तो अगर एक क्वेश्चन कहाँ से ज़्यादा आता है उसके बारे में बात करूं तो फर्स्ट जो क्लास था उससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन जब आता है और ठीक से नहीं पढ़े हो ये सोच के कि उसे क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आता, फंस जाओगे। तो याद रखना फर्स्ट क्लास से जो भी मैंने आपको बताया था उसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा नहीं आता, पर जब जब आएगा तो तभी बन पाएगा अगर आपने उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं। और उसके बाद आज के क्लास में आज जो बताऊंगा इससे भी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता। एनसीईआरटी में क्वेश्चंस हैं पर एग्जाम में ज़्यादा नहीं आता है। पर फिर वही बात, अगर आएगा और आपने प्रैक्टिस नहीं किया तो आपसे नहीं बनेगा। तो इस चैप्टर में ना तीसरे क्लास से, क्लास नंबर 3 से तो थर्ड क्लास से मैं जो पढ़ाना शुरू करूंगा ये सब बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे और ये ज़्यादा एग्जाम में आते हैं। तो लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 ये जो दो क्लासेस अभी होंगे आपके, इससे ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में तो नहीं आता, पर क्योंकि बच्चे को पता होता कि इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता और ये उसको लाइटली लेता है और कई बार जब क्वेश्चन आता बना नहीं पाता। तो आप पूरा पूरा पढ़ चलेंगे बेटा, कहीं पर भी आप अपना किसी कॉन्सेप्ट को कमज़ोर लेकर के नहीं चलेंगे। तो आप सभी जगहों पर जो है एक जैसा ही प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि असर्शन रीजन याद रखना, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं ना उससे न्यूमेरिकल आता है और जो कम इंपॉर्टेंट है उससे ना MCQ आ जाता है और असर्शन रीजन आ जाता है। तो आपको दोनों चीज़ें साथ में लेकर चलनी। तो आज हम क्या करने वाले हैं, तो आज के क्लास में हम एक टॉपिक पढ़ने वाले बेटा, रेट रिप्रेजेंटेशन। अब इसका क्या मतलब होता है, रेट रिप्रेजेंटेशन का मीनिंग क्या है, जरा गौर से सुनेगा, एकदम गौर सुनेंगे। इसका मीनिंग क्या है तो ध्यान सुनेंगे, इसका मतलब जरा समझिएगा। मैं आपके सामने अगर एक रिएक्शन लिखूं, ये देखो बेटा, अगर मैं आपके सामने एक रिएक्शन लिख दूं, अब मुझे बताओ, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि अगर मैं आपसे पूछूं कि रेट ऑफ रिएक्शन यानी कि रिएक्शन का स्पीड किसके क्वांटिटी में आने वाले चेंजेस को देख के आप सही से ही बता पाओगे। मेरा क्वेश्चन है, ये रिएक्शन फास्ट हो रहा है कि स्लो हो रहा है, ये आप ABCD चारों में से किसके क्वांटिटी में आने वाले चेंजेस को देख के बताओगे। थोड़ा आसान कर देता हूं, ये रिएक्टेंट है बेटा और ये प्रोडक्ट है, ठीक है। रिएक्टेंट धीरे धीरे कम होता है और जो प्रोडक्ट है वो बढ़ता है। अब मैं पूछूंगा कि रिएक्शन का स्पीड फास्ट है कि स्लो है, रिएक्शन का स्पीड फास्ट है कि स्लो है। तो अब बताओ, आप रिएक्टेंट में जो कमी आ रही है उसको देख के बताओगे रिएक्शन स्लो है कि फास्ट है, कि प्रोडक्ट जो बढ़ रहा है उसको देख के बताओगे रिएक्शन फास्ट है कि स्लो है। ये पूछ रहा हूं मैं, किसको देख के बताते हैं, दोनों को। आप इसको देख के ही बता सकते हो कि रिएक्शन फास्ट है कि स्लो है, और इसको देख के भी बता सकते हो कि रिएक्शन फास्ट है कि स्लो है। क्यों, क्योंकि बेटा जितनी तेजी से रिएक्टेंट में चेंजेस आता है उतनी ही तेजी से जो प्रोडक्ट है वो भी बदलता है। ये तो बिल्कुल वैसी बात हो गई ना, आपने वो सैंड वॉच देखा है, ऐसा बना रहता है जो, ये देखो इस टाइप का जो सैंड वॉच बना रहता है, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूं। मान लो ऊपर से जो सैंड है वो नीचे गिर रहा है, ठीक है, समझना मैं क्या बोल रहा हूं। ऊपर से जो सैंड है वो नीचे गिर रहा है। अब आपको बताना है ये सैंड जल्दी जल्दी गिर रहा है कि धीरे धीरे। अब आप ये बताओ, अगर मैं ऊपर वाले कंपार्टमेंट को ढक दूंगा तो आप बता सकते हो कि ये जो सैंड है वो जल्दी गिर रहा है, धीरे गिर रहा है। हाँ बता सकते हो। कैसे, अगर नीचे वाला कंपार्टमेंट जल्दी जल्दी भर रहा है मतलब प्रोसेस क्या रहा होगा, फास्ट, और अगर धीरे धीरे भरेगा तो प्रोसेस क्या है, स्लो।
अब अगर मैं नीचे को ढक दूं, क्या तब भी आप बता सकते हो कि प्रोसेस फास्ट है कि स्लो है? हाँ, ऊपर वाला कंपार्टमेंट अगर जल्दी जल्दी खाली हो रहा है तो प्रोसेस क्या है? फास्ट। और धीरे धीरे खाली हो रहा है तो स्लो। तो मेरे कहने का मतलब है ये प्रोसेस फास्ट हो रहा है कि स्लो, आप रिएक्टेंट और प्रोडक्ट किसी को भी देख के बता सकते हो, क्योंकि याद रखना जितनी तेजी से रिएक्टेंट में बदलाव आता है उतनी ही तेजी से प्रोडक्ट में भी बदलाव आता है। यानी कि ए बी सी डी सब में बदलाव आएगा, पर सबका बदलाव का स्पीड क्या रहेगा? सेम। यानी कि मेरे कहने का मतलब है जितनी तेजी से, ध्यान सुना बेटा, जितनी तेजी से ए डिक्रीज होगा उतनी ही तेजी से बी भी डिक्रीज होगा, और उतनी ही तेजी से सी इंक्रीज होगा, और उतनी ही तेजी से डी भी इंक्रीज होगा। यानी कि चारों में चेंजेस आएंगे। किसी में चेंजेस डिक्रीज होता हुआ दिख रहा है, किसी में चेंजेस इंक्रीज होता हुआ, पर स्पीड सबका क्या रहेगा? सेम। स्पीड की बात चल रही है यहां पर, स्पीड की। तो जल्दी बताना, रिएक्शन का स्पीड स्लो है कि फास्ट है? किसको देख के सही सही बताओगे? आप कहेंगे किसी को भी देख के बता सकते हैं। अच्छा बताओ बेटा, जल्दी बताओ, ए में जो चेंजेस आएगा विथ रेस्पेक्ट टू टाइम उसको मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, ऐसे लिखूंगा ना। बी में आने वाले चेंजेस को कैसे लिखूंगा? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। सी में आने वाले चेंजेस को कैसे लिखूंगा? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ सी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। डी में आने वाले चेंजेस को कैसे लिखूंगा? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ डी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। ध्यान देना बेटा, यहां पर ए के कंसंट्रेशन में भी चेंजेस आ रहा है, बी के कंसंट्रेशन में भी चेंजेस आ रहा है, सी के कंसंट्रेशन में भी चेंजेस आ रहा है, और डी के कंसंट्रेशन में भी चेंजेस आ रहा है। तो जल्दी बताओ, क्या सब में चेंजेस एक जैसा होगा बेटा? यानी स्पीड सबका सेम रहेगा? क्या सभी में जो चेंजेस आ रहे हैं उसका स्पीड सेम रहेगा? हाँ जी, सेम रहेगा। हाँ, वो बात अलग है कि यहां पर मैं नेगेटिव साइन लगाऊंगा और यहां पर पॉजिटिव। मेरे ख्याल से इसका मतलब समझ ही गए होंगे। क्या बेटा? ए और बी में भी चेंजेस आ रहा है, सी और डी में भी चेंजेस आ रहा है, पर चेंजेस क्या आ रहा है? इन दोनों में नेगेटिव साइन की मीनिंग क्या है? कि ए और बी की क्वांटिटी क्या हो रही है बेटा? कम, और सी और डी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। अब बताओ, सब जगह मैंने इक्वल टू को साइन लगाया है। इक्वल टू को साइन क्यों लगाया है? क्योंकि जितना चेंज ए में आ रहा है उतना ही चेंज बी में भी आएगा, उतना ही चेंज सी में भी आएगा, और उतना ही चेंज डी में भी आएगा। यानी सबका जो चेंज है उनका सबका जो स्पीड है क्या रहेगा बेटा? सेम। अब सुनो, अब एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ गया कि चलो भाई इस रिएक्शन का स्पीड बताओ, तो तुम बताओ रिएक्शन का स्पीड जब तुम बताने जाओगे तो ए के रेस्पेक्ट में बताओगे कि बी के, कि सी के, कि डी के? तो तुम कहना कि सभी तो सेम ही है, सब तो सेम है, तो रिएक्शन का स्पीड मैं उसके बिहाफ में बताऊंगा जिसका क्वांटिटी क्वेश्चन में गिवन होगा। समझाता हूं कैसे। अगर मान लो, मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं। अगर मान लो एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ गया कि 0 टाइम से लेकर के 5 मिनट के अंदर ए का क्वांटिटी 10.4 मोल पर लीटर से डिक्रीज होके ए का क्वांटिटी 6.8 मोल पर लीटर हो गया। तो चलो रिएक्शन का स्पीड बताओ। अब आपको बेटा रिएक्शन का स्पीड बताना है। स्पीड तो जल्दी बताओ, क्या बी का क्वांटिटी दिया है यहां पर? सी का दिया है? डी का दिया है? नहीं ना। तो जिसका क्वांटिटी दिया है उसी को लेके बनाओगे ना। तो बताओ इन चारों में से किसका हेल्प लूं मैं? ए वाले का। तो बेटा हमारा फॉर्मूला क्या है? देखो, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। क्या इसी इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूं बेटा? क्या याद है ना? x2 माइनस x1, t2 माइनस t1। बाकी मेरे ख्याल से वैल्यू कैसे पुटअप करना आपको पता ही है, करेक्ट? तो अब बताओ यहां b क्यों नहीं लिया? क्योंकि b के क्वांटिटी नहीं दिया है। तो बस मैं ये कहना चाहता हूं कि रिएक्शन का स्पीड निकालते समय आप इनमें से किसका हेल्प लोगे? तो जवाब है भाई उसी का हेल्प लोगे ना जिसका क्वांटिटी क्वेश्चन में गिवन होगा। अगर ए का क्वांटिटी गिवन है तो ए के लेकर बनाऊंगा, बी का क्वांटिटी गिवन होगा तो बी को लेकर बनाऊंगा, सी का दिया होगा तो सी को लेकर बनाऊंगा, और क्या। तो बस मैं ये कहना चाहता हूं कि ए बी सी डी चाहे किसी का भी क्वांटिटी गिवन हो, आप रिएक्शन का स्पीड पता कर सकते हो, क्योंकि ए बी सी डी सबके क्वांटिटी में जो चेंजेस आएगा उसका स्पीड क्या रहेगा बेटा? सेम, करेक्ट? तो ये जो मैं लिखा हूं ना, ये इसी को बोलते हैं बेटा रेट रिप्रेजेंटेशन। ये जो लिखा हूं ना, ये इसको बोलते हैं रेट रिप्रेजेंटेशन। तो आज हम लोग रेट रिप्रेजेंटेशन करना सीखेंगे और उसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आएगा वो देखेंगे। तो अब एक दूसरा एग्जाम्पल देखें, एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। अब मैं अगर आपसे कहूंगा, ध्यान देना बेटा, ये जो लिखा हूं ना, ये इसी को बोलते हैं रेट रिप्रेजेंटेशन। तो अगर मैं आपसे कहूंगा कि चलो भाई इस एग्जाम्पल का रेट रिप्रेजेंटेशन बना के दिखाओ, PCl5 गिव्स PCl3 प्लस Cl2, बोलो बना लोगे बेटा?
कैसे बनाओगे? ये देखो, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ PCl5 विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, या फिर क्या बोलोगे बेटा, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ PCl3 विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, या फिर क्या बोलोगे बेटा, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ Cl2 विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो जब हम लोग ना इस तरह से लिखते हैं, इसी को बोलते हैं रेट रिप्रेजेंटेशन करना। तो आपको ना ये 1 मार्क्स में आता है। आपको कोई भी एक रिएक्शन दे देगा और बोलेगा उस रिएक्शन का रेट को रिप्रेजेंट करके बताओ। ध्यान देना, रेट को रिप्रेजेंट करने का मतलब है, ध्यान सुना, रेट को रिप्रेजेंट करना है, रेट को रिप्रेजेंट करना है, यानी कि ये देखना है कि रेट डिपेंड किस पे कर रहा है और रेट हम किसके बिहाफ में निकालेंगे। तो ये बताओ, इस रिएक्शन में मैंने रेट को रिप्रेजेंट किया PCl5, PCl3 और Cl2 के बिहाफ में, और रिप्रेजेंट करते समय मैं ये बताने की कोशिश करूं कि सब के सब क्या है बेटा, इक्वल। तो रेट रिप्रेजेंटेशन हमको एक्चुअली ये बता रहा होता है कि रिएक्शन का स्पीड निकालते समय आप किसी का भी हेल्प ले सकते हो। लेकिन अब एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये वाला एग्जांपल देखो बेटा। अगर ऐसा कुछ केस आ गया, मान लो ऐसा कुछ केस आ गया, सामने कोफिशिएंट है, सामने क्या लिखा है बेटा, 3। तो अब यहां पर थोड़ा सा सावधानी आपको रखना है। क्या सावधानी रखना है बेटा? ये देखो, पहले आप बताओ आप कैसे करोगे। चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ क्या, ए विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, यहां पर क्या बोलोगे बेटा, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी, ओ सॉरी, क्या लिखोगे बेटा, यहां भी नेगेटिव साइड रहेगा ना, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, और यहां पर बोलोगे बेटा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ क्या, डी, सी नहीं है क्या, कोई बात नहीं, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। अच्छा बताओ, अच्छा बताओ, अभी तक जो कुछ लिखा हूं ये समझ गए होंगे आप। बस अब एक इंपॉर्टेंट बात, ये जो कोफिशिएंट इसका क्या करते हैं, ये जो सामने कोफिशिएंट होता है उसे क्या करते हैं। तो सामने में जो भी कोफिशिएंट होता है ना बेटा, सामने में जो भी कोफिशिएंट होता है वो रेसिप्रोकल के फॉर्म में आ जाएगा जब रेट को रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि सामने जो 3 लिखा है ना, इसको आप 1/3 कर देंगे बेटा, सामने जो 2 लिखा है उसको 1/2 कर देंगे। अब इसको बोलते हैं रेट रिप्रेजेंटेशन करना। और एग्जांपल देखो, बताऊंगा अभी, मुझे मालूम है कुछ लोगों के दिमाग में क्या चल रहा होगा। जैसे मैंने पूछा इस कोफिशिएंट क्या करूं, तो कहीं से आवाज आया पावर में जाएगा, है ना, तुम भी बोली, कौन बोला, किसी के मन में आया पावर में जाएगा? हाँ, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं ऐसा लॉ ऑफ मास सेक्शन में क्लास 11th में। तो वो दूसरा चीज़ है, ये दूसरा चीज़ है, बताऊंगा अभी डिफरेंस बताऊंगा। पहले एक एग्जांपल और कर लेते हैं बेटा। कुछ लोग कह रहे थे ये पावर में जाना चाहिए, वो दूसरा है चीज़ है, वो क्या है बताऊंगा। पहले ना एक एग्जांपल और कर लेते हैं, ठीक है, ध्यान सुनना। अभी सिर्फ मैं रेट को रिप्रेजेंट करना सिखा रहा हूँ। जैसे ये एग्जांपल बेटा, ये देखो, N2 + 3H2 गिव्स 2NH3। अब मैंने जो सिखाया है उसके अकॉर्डिंग रेट रिप्रेजेंटेशन कैसे बनाओगे। देखो बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ N2 विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ H2 विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, और इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ एमोनिया विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। क्या कमी रह गई है इसमें, पूरा करते हैं बेटा, बोलो जल्दी। सामने यहां पर क्या लिखा है, 3, तो ये 1/3 ऐसा हो जाएगा। सामने क्या लिखा है, 2, तो ये 1/2 आ जाएगा। अब ऐसा क्यों होता है बताऊंगा। पहले ये बताइए, कोई भी रिएक्शन दिया रहेगा तो उसका रेट रिप्रेजेंटेशन कर लेंगे। ये क्यों करते हैं वो सब सिखाऊंगा, बस अभी पहले ये समझ लो कि रेट को रिप्रेजेंट करते कैसे हैं। तो पहले से कॉपी कीजिए, फिर ये सब क्यों करते हैं, कोफिशिएंट नीचे क्यों आ गया, सब बताऊंगा। पहले अभी सिर्फ रेट को रिप्रेजेंट करना सिखा रहा हूं।
लिख लिए। कॉपी कर लिया सबने? तो जब भी आपके सामने कोई रिएक्शन आ जाए तो जो कोफिशिएंट होगा उसको रेसिप्रोकल के फॉर्म में लिखेंगे। क्यों ऐसा करते हैं बताऊंगा। ठीक है, चलो अब दिखाता हूं बेटा इन सब का एक्चुअल मतलब क्या है। ये हटा दूं ना मैं? पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं एनसीईआरटी का। एक क्वेश्चन कर लेते हैं एनसीईआरटी का। ये क्वेश्चन इसको बना बेटा, बस इसको एक्सप्रेस करना है आपको। सिर्फ ये एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट क्वेश्चन है। दो रिएक्शन दिया है, बस आपको इसका रेट रिप्रेजेंटेशन करके दिखाना है सिर्फ। तो जैसा भी किया था ना सेम वैसे करना है आपको। ये आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन है, इसमें सिर्फ आपको रेट को एक्सप्रेस करना है। ये प्रिंटेड फॉर्म में अभी ला नहीं पाया हूँ क्वेश्चंस को, तो अभी सॉल्यूशन बस कर लेना। शीट तो आपको बाद में मिल ही जाएगी, ठीक है? तो अभी सिर्फ सॉल्यूशन को लिख लेना। बना लिए? तो मेरे ख्याल से ऐसे कुछ किए होंगे। मैं फटाफट रफली एक एग्जांपल दिखाता हूँ। कंफर्म करो बेटा, ऐसे कुछ किया हो क्या? करेक्ट? सब नहीं किया? तो ये तो हो गया बेटा रेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका या रेट को एक्सप्रेस करने का तरीका। अब मैं आपको बताता हूं कि तुम लोग अभी कुछ देर पहले जब मैंने आपसे पूछा था कि ये सामने में जो कोफिशिएंट है वो कहाँ जाएगा, तुम लोगों ने तुरंत बोल दिया पावर में जाएगा। कितनों को ये चीज़ याद है ऐसा कुछ होता था, पावर में जाता था वैल्यू, याद है? तो वो दूसरा चीज़ है बेटा, वो उसको लॉ ऑफ मास एक्शन बोलते हैं। वो भी मैं क्लियर कर दूं, बहुत बच्चों में को इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है। तो सुनना, एकदम सुनना। मैं पहला वाला एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है? पहला वाला तो गौर सुनो बेटा। अगर पिछला क्लास आपको याद होगा तो मैंने आपको बताया था लॉ ऑफ मास एक्शन। ये एक लॉ है बेटा, ये एक लॉ है जो कहता है कि किसी भी रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन जितना ज्यादा लोगे रिएक्शन का जो स्पीड है उतना ही ज्यादा होगा। तो इसको हम कैसे लिखते हैं? देखो बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ क्या? ए। इसका मतलब क्या होता है? जितना ज्यादा कंसंट्रेशन लोगे स्पीड उतना ही ज्यादा होगा। और जब प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाओगे तो वहां पर एक कांस्टेंट साइन दोगे के। यहां तक ठीक था। एक दूसरा एग्जांपल देखो, एक दूसरा एग्जांपल देखना। अगर यही इक्वेशन ऐसा होगा 2a गिव्स प्रोडक्ट और मैं कहूंगा चलो रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड कर रहा है बताओ, तो आप कहोगे सर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए। और जब हम ये देखते हैं, क्या हो गया बेटा? दांची हार रहे तू, कुछ कर रहा क्या बगल वाला तेरे साथ? क्या हो गया? क्या नाम है तेरा? राज? नाम तो सुना हूं। पढ़ाई पे ध्यान दे बेटा, वरना सारे राज खुल जाएंगे 8 महीने के बाद, समझा? तो ध्यान दे इधर।
अब दोबारा हंसेगा तो भगा दूंगा बेटा तेरे को मैं। तो ये बताइए इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि आप ये कहना चाहते हो कि रिएक्शन का स्पीड किसी पे डिपेंड कर रहा है। मैंने कहा डिपेंड कर रहा है। किस पे डिपेंड कर रहा है बेटा? ए के कंसंट्रेशन पे, यानी कि ए का कंसंट्रेशन जितना ज्यादा होगा रिएक्शन का स्पीड उतना ही ज्यादा। और आपको सिखाया गया है, लॉ ऑफ मास एक्शन में सिखाया गया है कि सामने में जो भी कोफिशिएंट होता है वो पावर में कंसंट्रेशन के आ जाता है। पर पावर में तब लाते हैं जब हम ये बता रहे होते हैं कि रिएक्शन का स्पीड किसी पे डिपेंड कर रहा है। तो रिएक्शन का स्पीड ए के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो सामने में जो कोफिशिएंट वो पावर में आ जाएगा। अब ये देखो बेटा, इसी को ऐसे लिखूंगा, ये देखिए के, ठीक है, ये था लॉ ऑफ मास एक्शन। तो ये कुछ और है और आज हम कुछ और कर रहे हैं। अब दोनों में फर्क बताता हूं। ये बताओ बेटा, यहां क्या लिखा है? वर्ड एक्सप्रेस। रेट मत लिखो, कुछ और लिखो। एक्चुअली ये कह रहा हूं मैं, RATE, रेट के प्लेस पर रेट मत लिखो, कुछ और लिख के बताओ। अब क्या लिखोगे? तो मैं सोच रहा हूं, मुझे बोल दिया गया रेट को रेट मत लिखो, तो क्या लिखूं भाई? तो जानते क्या लिखूंगा बेटा? ये तो क्या लिखने वाला हूं मैं, रेट को रेट नहीं लिखना है, कुछ और लिखना है, बोल दिया मैंने। RATE बस मत लिखो, कुछ और लिख दो। तो अब क्या लिख सकता हूं? तो मुझे याद आया कि रेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है ये देखो, ये देखिए मैंने क्या किया, रेट को ही एक अलग तरीके से लिखा है। यहां पर क्या लिखूंगा? यहां पर क्या लिखूंगा बता मेरे को? यहां पर मैंने बोला रेट मत लिखो, रेट के प्लेस पर कुछ और लिखो। क्या लिखो बताओ? ये देखो 1/2 डेल्टा ए बाई डेल्टा टी। तो अब बताइए दोनों कॉन्सेप्ट में फर्क क्लियर हो गया? तो बेटा ये जो आप लिखते आ रहे थे तरह से ना, ये सब जो लिख रहे हो, ये एक्चुअली आप क्या लिख रहे हो? रेट के प्लेस पे इसको लिख सकते हो, ये बता रहा हूं मैं। ये मैंने क्या लिखा है? रेट के प्लेस पे इसको लिख सकता हूं, रेट के प्लेस पे इसको भी लिख सकता हूं, रेट के प्लेस पे इसको भी। तो रेट को और क्या लिख सकते हो वो बताया जा रहा है यहां पर, करेक्ट? तो फिर ये बताइए, यहां पर स्टेटमेंट बोलो, यहां पर स्टेटमेंट, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए। यहां पर भी बोलूंगा मैं, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए। बस बोला मैंने सेम, पर रेट को लिखा अलग तरीके से है। तो ये क्या था? रेट। और ये भी एक्चुअली क्या है बेटा? रेट। तो रेट को एक्सप्रेस करो बोल रहा है, इसका मतलब है रेट को RATE ना लिख के कुछ और लिख के दिखा दो, लिख दिया मैंने। तो ये रेट को एक्सप्रेस करने का तरीका है, करेक्ट? तो कंफ्यूज नहीं होना बेटा, जहां जहां पर रेट लिखा रहता है वहां पर और क्या लिख सकते हैं वो बता रहा। बाकी इधर तो दूसरी ही चीज है ना, ये सब कुछ और ही चीज है। तो हम डिपेंडेंस बता रहे हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन इस पर डिपेंड करे, करेक्ट? ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसमें। पर जितना कॉम्प्लिकेटेड आप इसको सोच रहे हो वैसा क्वेश्चन नहीं आता है, बहुत इजी है ये। इसके जो क्वेश्चंस हैं ना एनसीईआरटी में बहुत इजी हैं। चलिए अब सीधे वापस हम चलते हैं रेट रिप्रेजेंटेशन में, ये मैंने आपको बता दिया। और अब आखिरी जो चीज आपको बताने जा रहा हूं, जिसके बेसिस पे आज हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, इसको ध्यान से सुनना राज, ठीक है? एकदम ध्यान से सुनना। अब जो बताने जा रहा हूं इसी को मैंने आपको समझना है, फिर आज के क्वेश्चंस आपके पूरे हो जाएंगे। एकदम गौर से सुनिएगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं बेटा, ये देखो 2A + B गिव्स 3C। चलो मैं पूछ रहा हूं कि रेट ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट कैसे करोगे? तो इसके रेस्पेक्ट में भी अगर रिप्रेजेंट करो तो क्या लिखोगे बेटा? जल्दी बताओ। 1/2 बाई डेल्टा टी, इसके रेस्पेक्ट में भी नेगेटिव साइन रहेगा, डेल्टा टी, करेक्ट? अब सुनो, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहां पर क्या लिखा है आपने? यहां पर आपने क्या लिखा है बेटा? यहां पर लिखा है तुमने रेट ऑफ रिएक्शन। तो मैं बोलूंगा रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करो। तो तुम देख लेना, ए का वैल्यू अगर क्वेश्चन में दिया है तो इसको सॉल्व कर लेना, क्या मिल जाएगा तुमको? रेट। अगर बी का कंसंट्रेशन दिया है तो इसको सॉल्व कर लेना, क्या मिल जाएगा आपको? रेट। और अगर सी का कंसंट्रेशन दिया है तो इसको सॉल्व कर लेना, क्या मिल जाएगा? रेट। सब क्या है एक्चुअली में? रेट ही है। तो जल्दी बताओ बेटा, ये क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन। ये भी क्या है बेटा? रेट ऑफ रिएक्शन। ये भी क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन। और ये भी क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन। तो एग्जाम में अगर आएगा ना क्वेश्चन की रेट ऑफ रिएक्शन निकालो, तो देख लेना, अगर ए का वैल्यू दिया है
तो इसको सॉल्व कर देना और बोल देना मैंने निकाल दिया रेट ऑफ रिएक्शन। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा रेट ऑफ रिएक्शन निकालो, और मान लो सी का कंसंट्रेशन दिया है, तो इसको सॉल्व कर देना और कह देना मैंने क्या निकाल दिया, रेट ऑफ रिएक्शन। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट बात गौर से सुनेगा। जानते हो क्या होता है, इस पूरे हिस्से को अगर आपने सॉल्व कर दिया तो ये पूरा हिस्सा क्या कहलाता है बेटा, रेट। लेकिन पता है अगर आप 1/2 को छोड़ दोगे, सिर्फ इस हिस्से को सॉल्व करोगे, सिर्फ इस हिस्से को, तो सिर्फ ये जो हिस्सा है ना, ये कहलाता है बेटा रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए। ध्यान सुनना भी मैं क्या बता रहा हूं। अगर आप 1/2 के साथ पूरा पार्ट सॉल्व करोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन निकल जाएगा, और 1/2 को छोड़ के सिर्फ इन दोनों को सॉल्व करोगे तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए निकलता है। देखते जाना। अगर मैं पूरे को सॉल्व कर दिया तो क्या मिल जाएगा बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन। मगर मैं सिर्फ इतने हिस्से को सॉल्व करूंगा या इतना हिस्सा सिर्फ कैलकुलेट करूंगा, तो जानते हो मैं क्या कैलकुलेट कर रहा हूं, मैं कैलकुलेट कर रहा हूं रेट ऑफ अपीयरेंस। रेट ऑफ अपीयरेंस या फिर फॉर्मेशन भी बोलते हैं बेटा, रेट ऑफ अपीयरेंस या फिर फॉर्मेशन ऑफ क्या, सी। तो याद रखना, पूरे को लोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन निकलता है, सिर्फ इसको लोगे तो रेट ऑफ फॉर्मेशन निकलेगा। पूरे को लोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन निकलेगा, सिर्फ इसको लोगे तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस निकलेगा। यहां सामने कोफिशिएंट है नहीं, यहां सामने कुछ नहीं है। मतलब यही क्या था, रेट ऑफ रिएक्शन, और यही क्या कहलाएगा बेटा, रेट ऑफ, बोलिए, डिसअपियरेंस ऑफ क्या, बी। डिसअपियरेंस किस में लगाओगे, रिएक्टेंट में लगाओगे ना, और जो प्रोडक्ट उसमें क्या लगाओगे बेटा, फॉर्मेशन। ठीक, तो अब देखना, फिर से एक बार रिपीट करता हूं, पूरा लेने पर रेट ऑफ रिएक्शन निकलता है, और कोफिशिएंट को छोड़ दोगे तो सिर्फ डिसअपियरेंस या फिर फॉर्मेशन निकलता है। पूरे को लोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन निकलता है, और सिर्फ इसको लोगे तो फॉर्मेशन या फिर अपीयरेंस निकलता है। अब सीधे क्वेश्चन में आते हैं, इसमें क्वेश्चन कैसे आएगा एकदम ध्यान से देखना। सुना बेटा, मान लो इसी एग्जांपल में एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, इसी एग्जांपल में एक क्वेश्चन देता हूं मैं आपको। क्वेश्चन ऐसा कुछ आ गया कि चलिए बताइए कि अगर, ध्यान सुनो बेटा, अगर रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए इज इक्वल टू 2.5 इंटू 10⁻⁻² मोल पर लीटर पर सेकेंड। क्या दिया क्वेश्चन में, क्या दिया क्वेश्चन में, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए दिया है, और आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है बेटा रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी कैलकुलेट करो। और क्या आप पूछ रहा है, देखो, और पूछ रहा है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी, ये भी पूछ रहा है, और लास्ट में पूछ रहा है चलो रेट ऑफ रिएक्शन निकालो। इतनी सारी चीजें पूछ रही हैं। तो अब एकदम ध्यान सुनना, इसको सॉल्व कैसे करते हैं बेटा। सबसे अच्छी बात क्या पता है, सब एक दूसरे के क्या है बेटा, इक्वल, यानी किसी को भी किसी के साथ भी रिलेट कर सकते हो। बस इतना बता दो, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए दिया है, मतलब क्या दिया है बताओ, क्या चीज का वैल्यू है बेटा, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए, यानी किस चीज का वैल्यू देके बताओ, डेल्टा ए बाई डेल्टा टी का वैल्यू है। क्या ये 1/2 डेल्टा और डेल्टा टी का वैल्यू है, नहीं, सिर्फ किसका वैल्यू है, डेल्टा ए बाई डेल्टा टी। और क्या निकालने बोला है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी। बताओ रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी क्या है, क्या पूरा को लूंगा, नहीं, सिर्फ इसको लूंगा बेटा। क्या लूंगा बताओ, डेल्टा सी बाई डेल्टा टी, सिर्फ इतने को लूंगा तो क्या कहलाएगा, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी। करेक्ट। अच्छा, अब चलो एक एक करके बनाते हैं। तो सब तो एक दूसरे के इक्वल हैं, तो एक काम करते हैं बेटा, पहले इसको और इसको इक्वेट करते हैं, क्योंकि ए का वैल्यू दिया है, ए का वैल्यू दिया और सी का वैल्यू पूछ रहा है। ए का वैल्यू दिया है, सी का वैल्यू पूछ रहा है, तो ए वाले को और सी वाले को कंपेयर कर देते हैं। कैसे कंपेयर करूंगा, इसको लेफ्ट में रखते हैं, कैसे रखूंगा तो बेटा 1/3 डेल्टा सी बाई डेल्टा टी, इसको मैं इससे कंपेयर कर रहा हूं। साइन को भी मत लेना, माइनस साइन प्लस साइन कुछ मत लेना, उससे मतलब नहीं है उससे। ये देखो क्या है बेटा वहां पर 1/2 डेल्टा ए बाई डेल्टा टी। बताओ इस पूरे सेक्शन में क्या गिवन है आपके पास, क्या गिवन है, डेल्टा ए बाई डेल्टा टी गिवन है। देखते जाओ 1/3 डेल्टा सी बाई डेल्टा टी
1/2। तुमने बोला ये क्वेश्चन में गिवन है, गिवन है ना बेटा, कितना बताओ, 2.5 इंटू 10⁻²। बस इतना बता दो कि अगर मैंने ये पूरा सॉल्व कर लिया तो क्या निकलेगा, जोर से बोलना। रेट ऑफ रिएक्शन निकलेगा, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी निकलेगा। तुमने 1/3 साथ में रखा हुआ है, जो 1/3 भी साथ में रहेगा तो क्या निकल जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन। यानी कि सिर्फ इतना सॉल्व करोगे और ये निकालोगे, मतलब तुमने क्या निकाल दिया बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन। यानी तीसरा वाला पार्ट यही निकल गया, करेक्ट। तो आपने रेट ऑफ रिएक्शन निकाल दिया, लेकिन मुझे रेट ऑफ रिएक्शन तो निकालना ही था, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी भी निकालना है। और रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी क्या होता है, सिर्फ डेल्टा सी बाई डेल्टा टी। तो अगर आप सिर्फ डेल्टा सी बाई डेल्टा टी निकालोगे तो रेट ऑफ क्या निकलेगा, फॉर्मेशन ऑफ सी। तो ठीक है बेटा, 3 को इधर भेज दो। तो अब आपका इक्वेशन क्या हो जाएगा, देखो आप क्या कह रहे थे कि आपको डेल्टा सी बाई डेल्टा टी निकालना है, 3 इस तरफ आ गया। अब 3/2 2.5 इंटू 10⁻²। अब बताओ, अब इतने को सॉल्व करूंगा तो ये निकलेगा। और ये क्या है बेटा, बताइए, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्या निकल गया, सी। तो समझ में आ गया, अगर 1/3 को भी रखूंगा तो क्या निकल जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन। जब भी कोफिशिएंट को भी साथ में रखते तो क्या निकल जाता है, रेट ऑफ रिएक्शन। और जब कोफिशिएंट हटता क्या निकलता है, रेट ऑफ फॉर्मेशन, करेक्ट। अच्छा ठीक है, ये तो मैंने 2 पार्ट निकाल लिया, तीसरा निकल गया, दूसरा निकल गया। और क्या निकालना था, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी। तो बी और ए को कंपेयर कर लें, तो कैसे कंपेयर करेंगे बेटा, यहां देखना कैसे कंपेयर करेंगे। तो बी को मैं लेफ्ट में रखता हूं क्योंकि उसी को निकालना है। तो ये देखो, डेल्टा बी बाई डेल्टा टी, बी को ए से कंपेयर कर लेते हैं, 1/2 डेल्टा ए बाई डेल्टा टी। ये बताओ, अगर मैंने इसको निकाल दिया, मतलब क्या निकाल दिया, जोर से बोलना, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ क्या बेटा, बी। और यहां पर इसका वैल्यू दिया है क्या, रेट ऑफ, एक ये क्या बताओ, ये क्या है, ये क्या है, सिर्फ ये क्या है, सिर्फ ये क्या है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए दिया है ना, उसको पुट अप कर दो। ये देखो 1/2 दिया, कितना है वैसे ये, करेक्ट है ना। अच्छा मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, यहां सामने कोफिशिएंट नहीं है तो ये और भी क्या कहला रहा था, सामने कोफिशिएंट नहीं है तो ये और क्या कहला रहा था, रेट ऑफ रिएक्शन। और क्योंकि सामने कोफिशिएंट नहीं है तो ये और क्या कहला रहा था, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी। तो ये बताओ, अगर पूरे को सॉल्व करूंगा, पूरे को, तो क्या निकल रहा था, इतना आ रहा था। और इसको सॉल्व कर रहा हूं तभी उतना ही आ रहा है, हैं? ये दोनों सेम ही है ना जी। तो क्या समझे बेटा, अगर मैं तुमसे बोलूंगा रेट ऑफ रिएक्शन निकालो, रेट ऑफ रिएक्शन, तो अगर इसको पूरा सॉल्व कर बैठे तब भी क्या निकल जाएगा, और सिर्फ इसको सॉल्व करोगे तब भी क्या निकलेगा, ये रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी भी, और साथ ही साथ और क्या है बेटा, बताओ, ये रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी तो है ही, पर रेट ऑफ रिएक्शन भी क्यों है, क्योंकि सामने कोई कोफिशिएंट नहीं है। आगे समझ में, तो इसे कॉपी कर लीजिए, फिर स्पेसिफिक एग्जांपल बनाएंगे। थोड़ा अजीब टाइप का है ये टॉपिक, पर अगर आपने डिसअपियरेंस कब लगाना है, नहीं लगाना है, समझ में आ गया तो फिर बहुत आसान है। ये एग्जांपल कॉपी कर लो, फिर स्पेसिफिक क्वेश्चंस करेंगे बेटा। तो इससे क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आते, मैं फिर कह रहा हूं, पर जब जब आता है इसको लोग नेग्लेक्ट करते हैं और एग्जाम में बना नहीं पाते। तो बस इतनी सी बात याद रखनी है, कोफिशिएंट के साथ चलोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन निकलता है, और कोफिशिएंट को हटा दोगे तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस या फिर अपीयरेंस निकलता है।
चलिए मैं आपको इसका स्पेसिफिक एग्जांपल दिखाता हूँ। कभी ये हुआ नहीं हुआ है, लिखो लिखो। क्या है, पेपर प्रिंट नहीं कर पाया हूँ तो यहीं पर देखना पड़ेगा क्वेश्चन आप लोग को। बस डिसअपेरेंस अपीयरेंस ही आपको बस ध्यान में रखना है, बाकी कुछ भी इसमें रखा नहीं है। क्वेश्चन बहुत आसानी से बन जाता है। कॉपी कर ली, ठीक है। तो देखते हैं बेटा एग्जांपल। ये वाला क्वेश्चन देखेंगे बेटा। ये तो खैर मेरे ख्याल से ये एवरेज रेट निकालने वाला क्वेश्चन है। ये पिछले क्लास में जो किए थे उसका क्वेश्चन है ये। ध्यान सुनना, ये पिछले क्लास में जो किए थे उसका क्वेश्चन है ये। पर देखो पिछले क्लास में जो किए हैं और आज की क्लास में जो किया वो कैसे मिलने वाला है ये बताओ। ध्यान सुनना, ठीक है। अगर मैं आपको ये क्वेश्चन देता हूं कि ए जो है बेटा वो बी और सी बन रहा है, गौर से सुनेगा। और मैं आपसे ये कहता हूं कि ए का क्वांटिटी, ध्यान सुनना, ए क्वांटिटी 10.4 से डिक्रीज होके 8.6 हो गया और टाइम ले लेते हैं 10 मिनट, ठीक है। देखना बेटा, टाइम ले लिया 10 मिनट और मैं आपसे बोलूंगा चलो एवरेज रेट निकालो। एवरेज रेट जो पिछले क्लास में मैंने आपको सिखाया था कैसे निकालते हैं बेटा। ये देखो एवरेज रेट निकालने का तरीका होता है, पहले तो माइनस साइन लगेगा पहली बात। और ये बताओ यहां पर क्या लिखूंगा बेटा, x2 माइनस x1 और यहां पर t2 माइनस t1। कंप्लीट। बस आपको ये दोनों वैल्यू यहां रख देना है और सॉल्व कर लेना है। लेकिन आज इसी में नया क्या हो गया, इसी में नया ये हो गया कि क्वेश्चन सेम है। क्वेश्चन सेम है, सामने 2 लगा दिया मैंने। अब सामने 2 लगा दूंगा, अब बोलूंगा मैं कि ये 10.4 से डिक्रीज होके 8.6 और 10 मिनट में। अब चलो एवरेज रेट निकालो, मतलब रेट निकालो। रेट निकालना है बेटा आप लोग को। तो एवरेज रेट निकालेंगे तो आज हमने ये सीखा कि सामने जब कोफिशिएंट होता है तो वो रेसिप्रोकल में आ जाता है, बाकी चीजें वही रहेंगी। x2 माइनस क्या, x1, t2 माइनस t1। तो याद रखिएगा जब भी एवरेज रेट निकालने को आता है तो पिछले क्लास में जितने भी क्वेश्चन हम लोग किए थे हमने एवरेज रेट निकाला तो था, पर एक भी कोफिशिएंट वाला एग्जांपल नहीं था। तो जब भी एग्जाम में एवरेज रेट निकालो बोलेगा तो फॉर्मूला यही रहेगा जो पिछले क्लास में था। बस इस बात का ध्यान रखना, अगर सामने कोफिशिएंट आ गया तो वो रेसिप्रोकल के फॉर्म में आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में देखो बेटा सामने क्या लिखा है, 2, तो 1/2 हो जाएगा पहली बात। और कंसंट्रेशन कहां से कहां जा रहा है, 2.3 से कहां जा रहा है बेटा, 2.08 पे जा रहा है। 2.3 से कहां पर जा रहा है, 2.08। तो इसको अपन क्या मान लेंगे बेटा, x1। इसे क्या मान लेंगे, x2। टाइम दिया है क्या, टाइम कहां है, 184 मिनट। ठीक है, तो आंसर आप लोग को बोला है कि आवर में निकालो, मिनट में और सेकंड में। आप एक ही बस निकालो मिनट में, चलो बना के दिखाओ। सिर्फ मिनट वाला निकालेंगे आप लोग, बाद में चेंज कर लेना। तो एवरेज रेट निकालना है, पहले तो उसको लिखो कैसे एवरेज रेट को, एवरेज रेट। इस इक्वेशन में क्या लिखूंगा बेटा, 1/2। अब ये ऐसा हो जाएगा x2 माइनस x1, t2 माइनस t1। बस ये करना है आपको। चीजें बिल्कुल वही हैं, बस सामने कोफिशिएंट लग जाएगा। तो बार बार एवरेज रेट का, या फिर ना एक काम करो, एवरेज रेट का ना ये फॉर्मूला लिख लो बेटा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। सबसे आसान तरीका बताता हूँ, एवरेज रेट का ये फॉर्म लिखो, 1/n x2 माइनस x1 t2 माइनस t1। इसको एक काम करो, इसको फाइनल फॉर्मूला मान लो एवरेज रेट का, ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसको एवरेज रेट का फाइनल फॉर्मूला मान लो। अब 1/n मतलब क्या है, n क्या है बेटा, है जी, n क्या है यहां पर, कोफिशिएंट जो सामने में रहेगा उसी को हम लोग क्या मानेंगे बेटा, n। तो ये है आपके एवरेज रेट निकालने का एक आखिरी फॉर्मूला।
अच्छा, इसका आंसर भी देखना है ना, एक मिनट। आप मुझे आंसर बताना, मैं यहाँ से कंफर्म कर दूंगा सही कि नहीं है। क्या आंसर निकाले बेटा मिनट में? हाँ, 6.79 10⁻⁴। तो इसका आंसर आ रहा है बेटा 6.79 10⁻⁴। तो आप मुझे आंसर बता देना, मैं यहाँ से कंफर्म कर दूंगा, यही है। चलो, जिनका कैलकुलेशन रह गया बाद में बनाते रहना, मैंने आंसर बता दिया, आंसर लिख ले रहा हूँ कम से कम। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन ये बना बेटा, चलो चलिए बनाइए। पहले तो रेट को रिप्रेजेंट करो, फिर जो भी चीज़ें दी हुई हैं उसको आप लोग फॉलो करेंगे। ये ना, क्या है ये एनो है बेटा, ये मिस प्रिंट है थोड़ा सा, ये एनो है ना, ध्यान रखना, NO है वो। और क्वेश्चन में क्या दिया है वैसे? रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एनो दिया है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एनो। जल्दी बता क्या दिया है वैसे? रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एनो दिया है, मतलब इसमें से क्या दिया है? डेल्टा एनो बाई डेल्टा टी, ये दिया है बेटा। कितना? 3.6 इंटू 10⁻⁻3। करेक्ट। और निकालने क्या बोला है? रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ एमोनिया, मतलब क्या निकालना बता मेरे को? क्या मुझे ये पूरा निकालना है? नहीं, रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ एमोनिया यानी सिर्फ ये वाला पार्ट निकालना है बेटा, ये आपको निकालना। क्या करोगे? इस सेक्शन को और इस सेक्शन को कंपेयर कर दो। और क्या निकालना है? रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर, यानी कि ये भी निकालना है आपको, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर। तो फिर से ये और ये कंपेयर कर दो। चलो बना के दिखाओ बेटा। तो आपको निकालना है रेट ऑफ, पहला क्या था? रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ एमोनिया, रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ एमोनिया निकालना है। तो बताओ भाई कितना निकाला तुमने? और रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O निकालना है। चलो बताओ ये कितना निकाला आपने? आप अपना आंसर बताओ, मैं यहां से आंसर कंफर्म करूंगा। तो जिसकी क्वांटिटी दी गई है, जिसका क्वांटिटी पूछा है, उन दोनों को कंपेयर कर देना है बस। कोफिशिएंट बस का ध्यान रखना ना, साथ में मत रखना उसको, वरना डिसअपेरेंस और फॉर्मेशन नहीं निकलेगा, रेट निकल जाएगा। बन गया? तो बता मेरे को फिर। एक मिनट बेटा, ये कौन सा क्वेश्चन है? ये कहाँ चला गया भाई? हाँ, पहला वाला क्या आ रहा? सेम आ रहा है। हाँ, 3.6 10⁻⁻3, तो ये सेम आएगा 3.6 इंटू 10⁻⁻3। ये कितना आ रहा है? 54 में 10⁻3। यहाँ 5.4 में 10⁻3 दिखा रहा है मेरे पास, 5.3 में 10⁻3 दिखा रहा है मेरे आंसर में। प्लीज कंफर्म कीजिए, यही कर रहे हो आप लोग भी, है ना? कंपेयर बस करना है बेटा, ध्यान से देखो, गड़बड़ नहीं करना। तो ये आपका आंसर है इन दोनों का, बस कंपेयर ही करना है। ठीक है, नेक्स्ट बताऊं? प्रॉब्लम हो गया? चलो इसको ट्राई करो बेटा।
इसको बनाइए। कौन सा वाला है ये? NO2 वाला क्वेश्चन है ना। इसका आंसर क्या दिखा रहा है? तो क्या आंसर आ रहा है जरा बताएंगे? आंसर कंफर्म कर लेते हैं बेटा। हाँ बोलो भाई, क्या आंसर आ रहा है? पहले क्या पूछा है वैसे? रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ NO2। हाँ, क्या है तुम्हारा आंसर? सही है, सही है। तो रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ NO2 का आंसर आपका आएगा 9.6 10⁻³ -3 -2 आएगा। और एक और क्या पूछा है बेटा? रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ N2O5, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ N2O5, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ N2O5, ये मेरे में आंसर दिखा रहा है 4.8 10⁻² -2, 4.8 इंटू 10⁻²। तो बन जाएगा फिर, ठीक है। अब जिनको डाउट है वो रुक के पूछे मेरे से, बाकी लोग जा सकते हैं बेटा। जिनको डाउट है ये क्वेश्चन लिख लो, घर में बना लेना इसको बाद में। फिर जिनको डाउट है वो रुक के पूछ सकते हैं, बाकी लोग जा सकते हैं बेटा।